रवि जी, आपके पास आता हूं। जो बात हम कर रहे हैं, अभी सदन की बात हुई और अब सड़क की बात है। सड़क पर और सुशील सर ने काफी चीजें स्पष्ट की, लेकिन सड़क पर अब आवश्यकता है कुछ उसी को प्रतिपादित करते नजर आते हैं राहुल गांधी। उन्होंने बैठे नहीं है, चैन से नहीं। कल भी वे सड़क पर थे और आज भी सड़क पर दिखे। तो ये जो अंदाज है, मुझे लगता है कि जो पूरा का पूरा इंडिया का ब्लॉक है, जो जो उसके लीडरान है और उसमें बाकी भी दिख रहे हैं, तो इसको ओवरऑल में कैसे आप देखिएगा जो अंदाज रहा। और जो अभी कहा, हम तो सड़क पे भी देख रहे हैं कि उन्होंने वो रक्षा मंत्री के जो था कि हम 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, उसका भी वो जवाब खोज कर लाए और उस पर बहस अभी चल रही है। ओवरऑल पर आपकी टिप्पणी, रविंद्र सर। जी नमस्कार। बिल्कुल जो सुनील सर ने कहा वो बिल्कुल सही, इनकी बात में सहमत हूँ। और एक ही खास बात संजीव जी की, राहुल गांधी जनता के साथ जुड़ने की राजनीति लगातार तब से कर रहे हैं जब वो पहली दफा लोकसभा के सदस्य चुनकर आए थे। तब से लेकर हम लोग अगर आज बात करें, कम 10 साल तक जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो कितनी बार ऐसा हुआ जब मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ भी उन्होंने जिन जिन इलाकों में बीजेपी की कांग्रेस की सरकार थी, जिन प्रदेशों में, वहां पर भी अगर किसी के साथ एट्रोसिटीज होती थी तो राहुल गांधी जाते थे। उसके दो एक एग्जांपल आपको देता हूं। जब हरियाणा के मिर्चपुर एक गांव है, मिर्चपुर में दलितों के साथ एट्रोसिटीज हुई थी। उस टाइम कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में थी और राहुल गांधी बिल्कुल नहीं झिझके थे उस गांव में जाने में, और उन लोगों के साथ बैठकर उन्होंने उनका दुख को साझा उस वक्त किया था। उसके बाद जब यूपीए 2 की सरकार थी, ठीक उसी वक्त पे भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर वहां पर भट्टा परसोल की घटना घटी थी। तब भट्टा परसोल जो यूपी में है, वहां पर राहुल गांधी गए। तब से लेकर राहुल गांधी लगातार सड़क की राजनीति करते हैं। हाथरस का जो इंसिडेंट हुआ था, जब एक दलित बच्चे के साथ रात को 12 बजे उनको जला दिया गया था, उनका अंतिम संस्कार बिना परिवार की परमिशन के कर दिया गया था, तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने वहां पर जाने की कोशिश की। तब से लेकर लगभग हर इलाके में, चाहे वो दलितों पर एट्रोसिटीज हो, चाहे वो मणिपुर गए थे। वो मणिपुर गए थे। मणिपुर हो, मणिपुर ये बिल्कुल थे। मणिपुर तो जी जी हाल जी। में गए। हाँ, और इसके अलावा जी चाहे गुजरात का कोई इंसिडेंट हो, चाहे किसी भी इलाके में हो। मणिपुर, संजीव जी, मणिपुरी घटना तो तात्कालिक है। रविंद्र सिंह जी जो बात बता रहे हैं, भट्टा परसोल जी याद जी जी, कीजिए, पुराने। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी 2014-15 की बात है वो। जी हाँ, जी हाँ। आपने जो और नई नई 2014 की बात सरकार की आई तब। थी। जी हाँ, जी सर। बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। जब हम लोग बात कर रहे हैं कि इस सरकार के आने के बाद से उनकी सक्रियता रही है, और बिल्कुल ये बिल्कुल। राहुल गांधी के देन थे कि वह भूमि अधिग्रहण कानून को वापस लेना पड़ा था सरकार को। जी जी और जी जी और जी। इसके साथ ही सर एक और अहम बात, जिसको कि बहुत नेगेटिव तरीके से प्रचारित किया गया था, वो जो उन्होंने अध्यादेश की कॉपी, हम लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जी जी जब वो अब देखिए, अध्यादेश की कॉपी, अब राहुल गांधी उस वक्त कैबिनेट का हिस्सा तो थे नहीं, तो नहीं उन्होंने थे। तो उस अध्यादेश को पारित किया नहीं था। लेकिन एक व्यक्तिगत सांसद के तौर पर अगर उनकी राय थी, उन्होंने उस राय को जाहिर किया कि जिस व्यक्ति को सजा मिल गई 2 साल की, उस व्यक्ति को सदन में नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगता है अधिकांश हिंदुस्तान के लोग यही तो चाहते थे। वो उस वक्त पे सरकार के खिलाफ आम जनमानस की राय थी, और उन्होंने उसी राय का प्रकटीकरण किया था। लेकिन ठीक है, उसको बहुत अलग दिशा में, अलग तरीके से उस वक्त मीडिया ने और बीजेपी के सहयोग से दिखा दिया था। तो राहुल बिल्कुल। गांधी लगातार इस तरह की राजनीति संजीव सर करते रहे हैं। और आज भी सदन के भीतर, सदन के बाहर हो चाहे भीतर हो, और बार बार देखिए, जयराम रमेश जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो पहली भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी के बीच में जो गैप रहा, तो हम पत्रकार लगातार उनसे पूछते थे कि क्या ईस्ट से वेस्ट भी राहुल गांधी यात्रा करेंगे। तो उनका यही कहना था कि राहुल गांधी आज भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और उनकी जी यात्रा केवल लोगों को साथ सड़क पर चलने भर की नहीं है। वो जब लद्दाख जाते हैं लद्दाख के मुद्दे उठाने के लिए, तब भी वो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा है। जब वो मणिपुर जाते हैं, तब भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा है। और जहां पर और जरूरत पड़ती है, जहां जिस इलाके में वो जाते हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा का ही हिस्सा है। तो वो जनता के साथ जो उनका कनेक्ट था, चाहे वो आप देखिए, जब हरियाणा के किसी गांव में सवेरे सवेरे धान की जब रुपाई होती है, तब वो खेत में महिलाओं के साथ जाके बैठ जाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं। और खास बात ये देखिए, लोकल लीडरशिप जो हरियाणा की कांग्रेस पार्टी की है, उसको कानो कान खबर नहीं होती। उनकी टीम ये प्लान करती है और वो वहां पहुंच जाते हैं। तो इससे ये, और कभी ट्रक में बैठ जाते हैं वो वहां के मसलों को जानने के लिए। तो मुझे लगता है यही कांग्रेस पार्टी की एक काफी कमी रही है, और इस कमी को उन्होंने दूर करने की कोशिश की, एक बात। दूसरा, उनके ऊपर जो एलिगेशंस हमेशा लगते रहे, जो भी लीडर कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस छोड़कर गया, उन्होंने हमेशा इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के, राहुल गांधी के आसपास की जो कोटरी है, जो उनके साथ के लोग हैं, वो बड़े नेताओं को उनसे दूर रखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है जो कोटरी की बात करते थे,
वही कोटरी शायद आज एक मजबूत स्तंभ के तौर पर राहुल गांधी के साथ खड़ी होती दिख रही है। और जो प्लानिंग वो कर रहे हैं, जब प्लानिंग उनकी सही आ गई है तो आज कोटरी का कोई जिक्र नहीं कर रहा। आज कोई नहीं कह रहा कि उनके साथ जो एडवाइजर्स हैं वो गलत काम उनको कर रहे हैं, नेताओं से दूर रख रहे हैं। आज जब उनके सारे पत्ते सीधे पड़ने लग गए तो आज उसके बारे में कोई उनका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा। तो राहुल गांधी ने उसके बाद सदन के भीतर हमने देखा जो परिपक्वता उन्होंने एक सांसद और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दिखाई। और सबसे बड़ी बात देखिए संजीव जी, उन्होंने अपने भाषण के दौरान तमाम एलिगेशंस कांग्रेस पार्टी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर जरूर लगाए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात जो कही कि आज मैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका भी संरक्षक हूं जो आज जेल में बंद हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हैं और चाहे वो अरविंद केजरीवाल हैं। अगर उनकी पार्टी भी हमारे साथ है तो उनके साथ होने वाली हर समस्या की भी जिम्मेदारी मेरी है और सब लोगों को बराबर का वक्त बोलने का मिले। और एक और बात, किस तरीके से समन्वय उन्होंने स्थापित किया है तमाम जो विपक्षी पार्टीज हैं। अब देखिए, हम लोगों को देखने को मिला कि जिस दिन स्पीकर का चुनाव हुआ उस पर ध्वनि मत से वो चुनाव हो गया, तो बाहर आने के बाद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी दोनों ने ये बात कही कि हम लोगों ने डिवीजन मांगा था, लेकिन बावजूद उसके जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उनके बीच किसी तरह का कोई मतभेद नहीं दिखा। कितना क्लोज कोऑर्डिनेशन था। और उसी दिन हमने देखा अगले दिन कि महुआ मोइत्रा सबके सामने कहती है कि ये मेरे नेता प्रतिपक्ष हैं, ही इज माय लीडर ऑफ अपोजिशन। तो जो कोऑर्डिनेटेड तरीके से उन्होंने इस बार सदन के अंदर रणनीति तैयार की है वो बीजेपी के लिए या सत्ता पक्ष के लिए वाकई चिंता की बात है। और सुनील सर ने जो बात कही, मैं इस बात को दोबारा जरूर कहना चाहता हूं कि सुनील सर, मुझे भी सोमनाथ चैटर्जी साहब के वक्त से लेकर आज 2024 आ गया, 20 साल से संसद के भीतर से संसद कवर करते हुए और जब उसके पहले संसद की कार्रवाई को देखते हुए मैंने आज तक कभी नहीं देखा कितना भी तीखे से तीखा प्रहार नेता प्रतिपक्ष की तरफ से किया गया हो। लेकिन चाहे मनमोहन सिंह उस वक्त सत्ता में हो, चाहे इंद्र कुमार गुजराल देवेगौड़ा सत्ता में रहे हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी सत्तासीन हो, उनके ऊपर कितना भी तीखा प्रहार किया गया, लेकिन उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के भाषण को रोककर कभी भी अपना वक्तव्य जारी वहां पर नहीं किया। ये पहली दफा हुआ है। और उसके बाद 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार जो उनका अलग अलग मंत्रियों ने उनके भाषण को रोकने की कोशिश की, ये भी वाकई दिखाता है कि कितने बेचैन जो सत्ता पक्ष था उस वक्त था। और ठीक वही स्थिति आपने अगर आप राज्यसभा की कार्रवाई को, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लोकसभा को ज्यादा देखते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, राज्यसभा की कार्रवाई आप संजीव सर देखेंगे तो आप देखेंगे कि केवल नेता प्रतिपक्ष की बात नहीं है, खाली मल्लिकार्जुन खड़गे की बात नहीं। वहां पर जब मनोज झा भाषण देते हैं, जब वहां पर संजय सिंह भाषण देते हैं, तो उनके भाषण में चेयर से कम 10-10 15-15 बार उनको टोका जाता है। ऐसी रोक टोक कभी नहीं होती है, और वो भी तब जब सभापति खुद वहां पर चेयर पर बैठे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं एक चिंता की लकीरें जो सरकार के माथे पर हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं। और सदन के भीतर जो नंबर गेम बदला है उस नंबर से बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर है। और इतनी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको एक मजबूत नेता के तौर पर सबने देखा है। जब वो सदन के भीतर आते हैं तो सब लोग उनके मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते, लेकिन वो आवाज कहीं ना कहीं कुंद पड़ गई है। वो मेजों की जो थपथपाहट थी उसकी आवाज अब सुनाई नहीं देती है। उसके बदले में विपक्ष की एक मजबूत आवाज वो छनकती हुई हमको लोगों को दिखती है। और शायद ये अभी बीजेपी को सहन करने में या इसको डाइजेस्ट करने में समय लग रहा है। और राहुल गांधी जिस तरह से लगातार, देखिए, पत्रकार वही काम करते हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं। नेताओं के लिए जो लोकसभा चुनाव लड़ते उनके लिए चुनाव खत्म हो गया, चुनाव आयोग के लिए चुनाव खत्म हो गया, लेकिन हम और आप आज भी वही डिबेट कर रहे हैं। पत्रकारों का काम कभी खत्म नहीं होता। ठीक उसी तरीके से लग रहा है कि राहुल गांधी का काम भी खत्म नहीं हुआ। वो चुनाव में भी उसी तरीके से धुरंधर प्रचार कर रहे थे, जैसा कि आज हाथरस हो, चाहे हाथरस के बाहर निकलने के बाद रेलवे के लोको पायलट से वो मिले हो, चाहे मजदूरों से उनकी मुलाकात हो, वो लगातार लोगों के साथ अपना जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, कल जो हमने देखा, अग्निवीर जो अजय सिंह है, पंजाब के शहीद अग्निवीर हैं, उनके पेरेंट्स ने किस तरह से कहा कि हम लोग राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। उन्होंने हमारी आवाज को बुलंद किया। देखिए, राहुल गांधी की सरकार पंजाब में नहीं है, वहां पर केंद्र में राहुल गांधी की सरकार नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने सही मुद्दे को उठाया और उसी मुद्दे को उठाने की वजह से उस परिवार ने राहुल गांधी के पीछे अपना पूरा वेट लगा दिया।
और ये बात अपने आप में बहुत एक बड़ी बात है कि सेना का जो मुद्दा, सेना के ऊपर बीजेपी बहुत राजनीति करती है, लेकिन सेना के जो बड़े मुद्दे थे उनको कहीं ना कहीं कारपेट के नीचे धकेल दिया गया था पिछली सरकार में। क्यों? क्योंकि सरकार के पास ब्रूट मेजोरिटी थी, इतनी बड़ी मेजोरिटी उनके पास थी। और कल और कितनी हैरानी की बात है देखिए कि जो राकेश सिंह भदौरिया जो एयर चीफ मार्शल रिटायर हुए, उनको बीजेपी की सपोर्ट में आना पड़ा और उनकी बाइट को बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर, ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट में डाला। तो इससे जाहिर होता है जनता भी इस बात से बिल्कुल परेशान है कि सेना जैसा सेक्युलर इंस्टीट्यूशन, जो 100% एपॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आज तक हिंदुस्तान में रहा है, जिसका किसी जाति से मतलब नहीं, किसी धर्म से, संप्रदाय से मतलब नहीं है, और वो जब जरूरत भारत को पड़ी तो उन्होंने आगे बढ़कर भारत की मदद की। भारत की हमेशा तैयार रहे वो अपने सीने पर गोली खाने के लिए। उनको पहली बार पॉलिटिकल मोटिव के लिए यूज किया जा रहा है। मुझे लगता है ये भी एक चिंता की बात है जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही।